गांव के चौक के बीचों बीच शंकर और उसकी बेटी बिंदिया की छोले भटूरे की दुकान से गर्मा गर्म छोले और भटूरों की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। दुकान पर बाप बेटी सुबह से ही काम में लगे हुए थे। बिंदिया, जरा ये भटूरे निकाल देना, ग्राहकों का आना शुरू हो जाएगा। अभी निकालती हूँ बाबूजी। कुछ ही देर में दुकान के सामने लोगों की कतार लग गई। ओ शंकर भाई, हर दिन की तरह आज भी स्वादिष्ट छोले बने हैं ना? हाँ भाई, हमारे छोले के स्वाद में कभी कमी नहीं मिलेगी, तभी तो हमारे छोले भटूरे इतने मशहूर हैं। सभी लोग हंस पड़ते हैं। गांव में शंकर और उसकी बेटी बिंदिया की छोले भटूरे की दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। चौक के दूसरे कोने में एक और छोले भटूरे की दुकान थी, जिसका मालिक था जग्गू। उसकी दुकान पर 2-4 ग्राहक ही आते थे, इसलिए जग्गू शंकर और उसकी बेटी बिंदिया से हमेशा जलता था। आखिर ऐसा क्या है इन बाप बेटी के छोले भटूरे में जो लोग उनकी दुकान की ओर खींचे चले जाते हैं? दोपहर का समय था। जग्गू अपनी कुर्सी पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी गांव की एक महिला कमला वहां से गुजरी। अरे कमला बहन, कहाँ जा रही हो? मेरी दुकान के छोले भटूरे तो खाकर जाओ। माफ करना जग्गू, मैं शंकर की दुकान पर छोले भटूरे खाने जा रही हूँ। उसके छोले भटूरे की बात ही अलग है। ये सुनते ही जग्गू का चेहरा उतर गया। कमला फिर आगे बढ़ गई। हर कोई शंकर शंकर करता रहता है, जैसे गांव में और कोई छोले भटूरे की दुकान नहीं है। अगले दिन दोपहर को किसान रामू और हरिया शंकर की दुकान पर आते हैं। शंकर भाई, एक प्लेट छोले भटूरे लगाओ। तुम्हारे मशहूर छोले भटूरे खाने के लिए मैं खेत का काम छोड़कर आया हूँ। अभी लाया रामू भाई, बस 2 मिनट इंतजार करो। मेरी बीवी भी घर में अक्सर छोले भटूरे बनाती है, लेकिन तुम्हारी दुकान के छोले भटूरे जैसा स्वाद नहीं होता। शंकर मुस्कुरा देता है। तभी बिंदिया 2 प्लेटों में छोले भटूरे डालकर रामू और हरिया के सामने रख देती है। लीजिए काका, गर्मा गर्म छोले भटूरे, बताइएगा कैसे लगे। दोनों किसान बड़ी चाह से छोले भटूरे खाने लगते हैं। खाना खत्म करने के बाद रामू शंकर से कहता है, शंकर भाई, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है। मैं चाहता हूँ कि बारातियों और बाकी मेहमानों को तुम्हारी दुकान के खास छोले भटूरे खिलाऊं। क्या तुम 150-200 प्लेटों का ऑर्डर संभाल सकते हो? अरे क्यों नहीं रामू भैया, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। बताओ, शादी कब है? वो मैं बाद में बता दूंगा। आप चिंता मत कीजिए रामू काका, मैं और बाबूजी सब संभाल लेंगे। आप बस शादी से एक दिन पहले आकर हमें बता देना कि कितनी प्लेट छोले भटूरे चाहिए। ठीक है बिंदिया, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे। उधर जग्गू अपनी दुकान से ये सब देख रहा था। शंकर और रामू के बीच हुई बातचीत के कुछ शब्द उसके कानों तक भी पहुंच गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी दुकान पे तो पहले ही ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अब उसे शादी ब्याह के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। शंकर को छोले भटूरे का इतना बड़ा ऑर्डर मिलता देखकर जग्गू के मन में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं शंकर की छोले भटूरे की दुकान को और आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। अचानक उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। अगर लोग उसके छोले भटूरे की तारीफ करना बंद कर दें तो शाम हो गई। बिंदिया नदी से पानी भरकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात गांव की एक बुजुर्ग महिला लक्ष्मी से हुई। बेटी, तुम कितनी मेहनत करती हो। पिता के साथ दुकान पर भी बैठती हो और घर का सारा काम भी अकेले संभालती हो। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अम्मा। बाबूजी अकेले दुकान संभाल नहीं पाएंगे। हम बाप बेटी मिलकर दुकान चलाते हैं, तभी हमारी छोले भटूरे की दुकान अच्छे से चल रही है। तुम जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। उसी समय जग्गू भी वहाँ से गुजर रहा था। गांव के लोगों के दिल में शंकर और बिंदिया के प्रति सम्मान देखकर उसकी जलन अब नफरत में बदलने लगी थी। बहुत इज्जत मिल रही है इन दोनों को, जैसे कोई बहुत महान काम किया हो इन्होंने। रात का समय था। जग्गू अकेला अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था। लोग किसी की अच्छाई की वजह से उसके पास आते हैं और डर की वजह से उसी इंसान से दूर भागने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अगर गांव वालों को यकीन हो जाए कि शंकर के छोले भटूरे में कोई गड़बड़ी है और उसे खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उसी रात जग्गू ने एक ऐसी प्लान बनाई जो जल्द ही पूरे गांव की शांति छीनने वाली थी।
अगली सुबह गांव के पुराने कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। वहां कमला और लक्ष्मी भी खड़ी थीं। तभी गांव का एक लड़का पवन वहां पहुंचा। अरे बहनों, तुम लोगों ने कुछ सुना है? क्यों, क्या हुआ है? मैंने कल रात कुछ लोगों को कहते सुना कि शंकर की दुकान के छोले भटूरे खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए हैं। ये सुनते ही वहां खड़ी सभी औरतें घबरा गईं। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। सच कह रहे हो? मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो मैंने सुना है। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जाने। ये कहकर पवन वहां से चला गया। धीरे धीरे वो अफवाह कुएं से निकलकर पूरे गांव में फैलने लगी। दोपहर के समय किसान रामू और हरिया एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रहे थे। उन्हें भी गांव में फैली अफवाह के बारे में पता चल चुका था। रामू भाई, शंकर की दुकान के छोले भटूरे खाने से लोग बीमार हो रहे हैं। क्या ये सच है? पता नहीं, लेकिन शंकर और उसकी बेटी बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं। हम तो अक्सर उनकी दुकान पर जाकर छोले भटूरे खाते हैं। क्या हम कभी बीमार पड़े हैं? अगर ये अफवाह सच हुई तो बहुत बुरा होगा। तुमने तो अपनी बहन की शादी के लिए छोले भटूरे का ऑर्डर उसे दिया था। हाँ, लेकिन ये सब सुनने के बाद मैं कैसे उनकी दुकान के छोले भटूरे अपने मेहमानों को खिला सकता हूँ? उधर शंकर और उसकी बेटी बिंदिया इन सब बातों से अनजान थे। वे हर दिन की तरह ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। बाबूजी, दोपहर बीत गई, लेकिन आज दुकान पर बस 2-4 ही ग्राहक आए हैं। मैं भी इससे थोड़ा हैरान हूँ। आज लोग छोले भटूरे खाने क्यों नहीं आ रहे? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सुबह से ही दुकान पर भीड़ लग जाया करती थी। तभी एक आदमी दुकान के सामने आया, कुछ पल रुका और फिर बिना कुछ खरीदे लौट गया। ये देखकर बिंदिया का मन बेचैन हो उठा। शाम ढल रही थी। मुखिया सूरदास के आंगन में गांव के 3 आदमी पहुंचे। मुखिया जी, गांव में ये जो अफवाह फैल रही है कि शंकर की दुकान के छोले भटूरे खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, अगर ये सच हुई तो पूरे गांव की सेहत खतरे में पड़ सकती है। मुखिया जी, आपको इस मामले में कोई कदम उठाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कल पंचायत बुलाई जाएगी। अभी तुम लोग जाओ। तीनों आदमी मुखिया के घर से चले आते हैं। उधर दूर अपनी दुकान बंद कर रहे शंकर और बिंदिया को अभी भी पता नहीं था कि अगले दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह गांव के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। शंकर और बिंदिया को वहां बुलाया गया। बाप बेटी दोनों हैरान थे कि अचानक पंचायत क्यों बुलाई गई है। गांव में ये बात फैल रही है कि तुम्हारी दुकान के छोले भटूरे खाने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये सुनते ही शंकर के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। कौन ये झूठ फैला रहा है मुखिया जी? कौन बीमार पड़ा है मेरी दुकान के छोले भटूरे खाकर? जरा मुझे भी बताइए। मुखिया जी, कोई हमारी दुकान को बदनाम करने के लिए ये झूठी अफवाह फैला रहा है। क्या गांव में तुम्हारी किसी से दुश्मनी है जो तुमसे बदला लेने के लिए ऐसी बातें फैला रहा हो? नहीं मुखिया जी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कोई तुम्हारे व्यापार को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने छोले भटूरे में कुछ ऐसा मिलाया हो जो सेहत के लिए हानिकारक हो और उसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हो? हम ऐसा क्यों करेंगे मुखिया जी? हम अपने छोले भटूरे में कोई गलत चीज क्यों मिलाएंगे? स्वाद बढ़ाने के लिए। तुम्हारे छोले भटूरे का स्वाद इतना लाजवाब और अनोखा है कि लोगों को शक होना स्वाभाविक है। मैं ये सब नहीं जानता मुखिया जी, लेकिन मैं एक ईमानदार दुकानदार हूँ। मैंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया है। मैं किसी का बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शंकर सच कह रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के मन में शक घर कर चुका था। जरूर तुम्हारे छोले भटूरे खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। आखिर कोई बिना वजह ऐसा झूठ क्यों फैलाएगा? बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता शंकर। पंचायत खत्म हो गई। शंकर और बिंदिया भारी मन से अपने घर लौट आए। उस दिन शंकर ने अपनी छोले भटूरे की दुकान भी नहीं खोली। शाम को शंकर अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। बिंदिया धीरे धीरे उसके पास आई। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, ये सब झूठ है। सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। पता नहीं गांव में मेरा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया है जो मेरी दुकान के पीछे पड़ा है। बिंदिया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि एक झूठी अफवाह कितनी आसानी से किसी की इज्जत और मेहनत को चोट पहुंचा सकती है। उधर गांव के लोग मुखिया पर दबाव डाल रहे थे कि वे इस मामले में कोई कदम उठाएं। अगली सुबह मुखिया ने शंकर और उसकी बेटी बिंदिया को अपने घर बुलाया।
शंकर, लोगों का कहना है कि तुम्हारे छोले भटूरे खाने से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, हमें गांव वालों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा। मुखिया जी, आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे छोले भटूरे में कोई खराबी नहीं है। कोई मेरा नुकसान करने के लिए यह झूठी अफवाह फैला रहा है। मैं और मेरी बेटी भी तो वही छोले भटूरे खाते हैं। देखिए, हम दोनों आपके सामने बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े हैं। हो सकता है शंकर, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं गांव वालों की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला मुखिया जी? जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तुम लोग अपनी छोले भटूरे की दुकान नहीं खोल सकते, और जांच पूरी होने तक तुम्हें इस गांव में रहने की भी अनुमति नहीं होगी। तुम दोनों को गांव छोड़कर जाना होगा। ये सुनते ही शंकर और बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों स्तब्ध होकर मुखिया की ओर देखने लगे। ऐसा अन्याय मत कीजिए मुखिया जी। ये दुकान ही हमारी कमाई का एकमात्र जरिया है। अगर हम दुकान नहीं खोलेंगे तो खाएंगे क्या? और अगर गांव छोड़कर चले गए तो जाएंगे कहां? मुखिया जी, हमने कोई गलती नहीं की है। कृपया हमें ऐसी सजा मत दीजिए। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं बिंदिया, लेकिन इस समय मुझे पूरे गांव के हित के बारे में सोचना होगा। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, मेरा फैसला यही रहेगा। बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगे। बिना किसी ठोस सबूत के मुखिया गांव में फैली अफवाहों के चलते शंकर और उसकी बेटी बिंदिया को इतनी बड़ी सजा दे चुका था। मुखिया के घर से निकलकर शंकर और बिंदिया अपने छोले भटूरे की दुकान पर आते हैं। ये वही दुकान थी जहां सुबह होते ही लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। बिंदिया, सारे बर्तन समेट लो, अब ये दुकान बंद रहेगी। जी बाबूजी। शंकर और बिंदिया आंखों में आंसू लिए सारे बर्तन और बाकी सामान समेटने लगे। बाबूजी, क्या हम सचमुच ये गांव छोड़कर चले जाएंगे? हाँ बेटी, ये गांव वाले और मुखिया अब हमें इस गांव में रहने नहीं देंगे। पर बाबूजी, हम तो निर्दोष हैं, फिर भी हमें सजा क्यों दी जा रही है? बेटी, कभी कभी झूठ के सामने सच कमजोर पड़ जाता है। आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारी सच्चाई और ईमानदारी एक अफवाह के आगे दब गई। दुकान का सारा सामान निकालकर शंकर दुकान पर ताला लगा देता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर घर जाता है। घर से अपना सामान लेकर शाम को शंकर और बिंदिया गांव छोड़कर चले जाते हैं। उधर जग्गू अपने दोस्त पवन के साथ बैठा शंकर और उसकी बेटी के गांव छोड़कर जाने की खुशी मना रहा था। आखिरकार तुम्हारा रास्ता साफ हो ही गया जग्गू। हाँ, पर ये तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। अगर तुम मेरे कहने पर गांव में ये अफवाह ना फैलाते कि शंकर की दुकान के छोले भटूरे खाकर लोग बीमार हो रहे हैं, तो मैं कभी भी शंकर को अपने रास्ते से नहीं हटा पाता। अब गांव में तुम्हारी छोले भटूरे की दुकान खूब चलेगी, क्योंकि गांव में दूसरा कोई छोले भटूरे वाला नहीं बचा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगले दिन से जग्गू के छोले भटूरे की दुकान पर लोगों का आना शुरू हो गया। लोग उसके बनाए छोले भटूरे खा भी रहे थे, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं था। वैसे तुम्हारे छोले भटूरे अच्छे हैं जग्गू भाई, लेकिन शंकर के छोले भटूरे जैसी बात इनमें कहाँ है? शंकर के स्वादिष्ट छोले भटूरे खाकर हमारी आदत बिगड़ चुकी है, इसलिए मजबूरी में तुम्हारी दुकान पर खाने आ गए, लेकिन मजा नहीं आया। सच कहूँ तो हम शंकर और उसके छोले भटूरे को बहुत मिस कर रहे हैं। तीनों ग्राहक अपने छोले भटूरे खत्म करके जग्गू की दुकान से चले जाते हैं। मुझे लगा था कि गांव में अब सिर्फ मेरी छोले भटूरे की दुकान होने के कारण मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ेगी, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। जग्गू की सारी उम्मीदें टूट गईं। उसके छोले भटूरे में वो स्वाद ही नहीं था जिसकी वजह से लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगाएं। पहले की तरह अब भी उसकी दुकान पर बस 2-4 ग्राहक ही आते थे। उधर गांव छोड़ने के बाद शंकर और बिंदिया गांव से कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। शंकर रोज सुबह उठकर आसपास के गांवों में मजदूरी करने चला जाता था और बिंदिया घर का काम संभालती थी। एक शाम बिंदिया अपने पिता से कहती है, बाबूजी, क्या कभी हमारे ऊपर लगा वो झूठा आरोप हटेगा? बेटी, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। इधर गांव में कमला और लक्ष्मी एक दिन कुएं के पास बैठी बातें कर रही थीं। लक्ष्मी काकी, क्या आपको नहीं लगता कि हमने शंकर और बिंदिया के साथ बहुत गलत किया? हाँ, मुझे भी यही लगता है।
मैंने अपनी आंखों से कभी किसी को शंकर के छोले भटूरे खाकर बीमार होते नहीं देखा। जरा सोचिए, सबसे पहले ये बात पूरे गांव में किसने फैलाई थी? पवन ने। और पवन जग्गू का दोस्त है। हमें तो लग रहा कि शंकर और बिंदिया को गांव से निकलने में जरूर पवन और जग्गू का हाथ है। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ जो आप सोच रही हैं। कमला और लक्ष्मी को लगने लगा कि शंकर के छोले भटूरे को बदनाम करने के पीछे जग्गू और पवन का हाथ हो सकता है। उसी शाम कमला और लक्ष्मी मुखिया के पास गईं। उन्होंने मुखिया को अपनी शंका के बारे में बताया। मुझे भी अब लग रहा है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मुखिया जी, हमें इस मामले की पूरी सच्चाई पता करनी होगी। हाँ, किसी बेगुनाह को हम सजा नहीं दे सकते। अगले दिन मुखिया ने पंचायत बुला ली। कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा हुए। जग्गू और पवन को भी पंचायत में बुलाया गया। आज हम उस अफवाह की सच्चाई जानना चाहते हैं जिसकी वजह से शंकर और उसकी बेटी बिंदिया को गांव छोड़ना पड़ा। ये सुनकर जग्गू और पवन घबरा गए। मुखिया ने उनसे कई सवाल पूछे। शुरू में दोनों बात को घुमाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब गांव वालों ने भी उनसे सवाल करने शुरू किए तो पवन डर गया। मैं सच बताता हूँ। बताओ, क्या है सच्चाई? शंकर के छोले भटूरे से कोई बीमार नहीं हुआ था। ये सारी अफवाह हमने फैलाई थी। क्या? पर क्यों? पंचायत में मौजूद सारे लोग चौंक गए। पवन आगे कहता है, जग्गू शंकर की छोले भटूरे की दुकान से जलता था। उसी ने मुझे ये अफवाह फैलाने के लिए कहा था। अब जग्गू के पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसका अपना दोस्त उसके खिलाफ गवाही दे रहा था। जग्गू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। हाँ, ये सच है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। गांव वालों को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हम सब ने मिलकर एक निर्दोष बाप बेटी के साथ अन्याय किया है। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। सभी गांव वालों ने मुखिया की बात से सहमति जताई। इसके बाद मुखिया, कमला, लक्ष्मी और गांव के कुछ लोग शंकर और बिंदिया की झोपड़ी पर पहुंचे। अचानक इतने लोगों को देखकर बाप बेटी हैरान हो गए। शंकर, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दिया और फिर गांव से निकालकर तुम्हें सजा दे दी। और गलती हम गांव वालों की भी थी। हम एक झटके में तुम्हारी ईमानदारी को भूल गए और अफवाहों पर विश्वास कर लिया। बेटी बिंदिया, तुम भी हमें माफ कर दो। सो सच्चाई सामने आ गई। जग्गू ने अपने दोस्त पवन के साथ मिलकर ये अफवाह फैलाई थी, क्योंकि वो तुम लोगों से जलता था। बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए। शंकर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है। अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर सभी के चेहरों पर राहत आ गई। मुखिया ने फिर शंकर और बिंदिया को वापस गांव चलने के लिए कहा। चलो शंकर, अपने गांव और अपने घर वापस चलो। हम तो कब से अपने गांव लौटने का इंतजार कर रहे थे मुखिया जी, और आज आप लोग हमें लेने आए हैं। हम जरूर चलेंगे मुखिया जी। शंकर और बिंदिया फिर उन लोगों के साथ अपने गांव लौट आए। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर शंकर और बिंदिया की दुकान फिर से खुलवाई। जैसे ही शंकर ने छोले भटूरे बनाने शुरू किए, लोगों की लंबी कतार लग गई। उधर जग्गू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो शंकर के पास आया और उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो शंकर भाई। तुम्हारी दुकान की तरक्की देखकर मैं ईर्ष्या में पागल हो गया था और तुम्हें अपने रास्ते का कांटा समझकर हटाना चाहता था। जो हुआ उसे भूल जाओ जग्गू भाई। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। बस मैं इसी बात से खुश हूँ। जग्गू को शंकर से ये सीख मिली कि दूसरों को गिराकर कोई कभी ऊपर नहीं उठ सकता। इसके बाद जग्गू और शंकर दोस्त बन गए और दोनों अपने अपने तरीके से छोले भटूरे की दुकान चलाने लगे।